ARM architecture reference model in IoT. So we can say that the objective of this ARM to establish a common ground and common language for the IoT architecture. यानी कि अगर हम ARM को यूज कर रहे हैं, इस तरह के आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल को यूज करते हैं, तो हमको एक तो कॉमन ग्राउंडिंग मिल रही है कि किस तरह से जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ हार्डवेयर हम जो यूज कर रहे हैं, उसको किस तरीके से एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आए, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरफेस करेंगे, एंड उसको हम किस तरह से जो हमारे को एप्लीकेशन दी है या टास्क दिया है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे. तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ this unit ki how we learn and how we study the ARM topology and methodology to designing and developing any IoT based system. इसके अंदर हमने इन 4 सेक्शन के अलावा हमने बात की थी कि अगर हम मॉडल वाइज इसको क्लासिफाई करें तो हम 4 मॉडल हम यूज कर सकते हैं. डोमेन मॉडल, इंफॉर्मेशन मॉडल, फंक्शनल मॉडल और कम्युनिकेशन मॉडल. जो डोमेन मॉडल है दैट इज द पार्ट ऑफ थिंक एंड डिवाइसेस, जिसको मैं अभी एक बार दोबारा आपको बता देता हूं कि थिंग्स एंड डिवाइसेस को हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर हमने डोमेन मॉडल को यूज किया है. जो इंफॉर्मेशन मॉडल है ये इंफॉर्मेशन में है कि किस तरह से रिलेशन रखी है दोनों का, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हम यूज करें, दैट इज ए पार्ट ऑफ एज. एंड उसके बाद हमारे पास है फंक्शनल मॉडल या IoT फंक्शनल मॉडल के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि डेटा को किस तरह से स्टोर किया जा रहा है, उसको कैसे एनालाइज किया जा रहा है, फिर उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे ग्रैब किया जा रहा है. एंड द लास्ट वन इज द IoT कम्युनिकेशन मॉडल. इसके अंदर हम किस तरह से वेब सर्विसेज या एंड्रॉइड एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जो यूजर है जो एंड पॉइंट पर इस टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहता है या परफॉर्म करना चाहता है, वो किस तरह से उसको एक्सेस कर पा रहा है. तो अगर इसको मॉडल वाइज हम डिवाइड करें तो इनको 4 सेगमेंट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं. अब जो नेक्स्ट जो सिलेबस के अंदर है कि नेक्स्ट जो टॉपिक दैट इज द रेस्ट, और रेस्ट को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर. इसकी जब हम बात कर रहे थे तो हम बोलते थे कि जब फर्स्ट यूनिट की हम बात कर रहे थे तो कम्युनिकेशन मॉडल की हमने बात की थी, कम्युनिकेशन फॉर API, IoT बेस्ड API, इन सब चीज़ों के ऊपर जब हमने बात की थी तो 2 तरीके हमारे पास थे. एक तो हमारे पास था रेस्ट, जिसको रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर बोला जाता है, और दूसरा हमारे पास था वेब स्टॉक. यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, दैट इज द रेस्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल है. इसको यूज करते हुए हम वेब सर्विसेज को डिजाइन करेंगे. इसके अंदर इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि इट डिफाइन ए सेट ऑफ कंस्ट्रेंट टू बी यूज फॉर द क्रिएटिंग वेब सर्विसेज. तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट आएंगे, उनको किस तरह से यूटिलाइज, उनको किस तरह से कंसिडर किया जाएगा, और उनको उनको उन पैरामीटर को, उन क्राइटेरिया को देखते हुए हम किस तरह से वेब सर्विसेज को डेवलप करेंगे, उसके उसको हम रेस्ट के रूप में यूज कर रहे हैं. तो रेस्टफुल सिस्टम एम टू फास्ट. अब बात आती है कि क्यों हम रेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं. तो इसके अंदर ये है कि एक तो फास्ट परफॉर्मेंस का एक क्राइटेरिया रखते हैं कि अगर हम रेस्ट को यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट जो भी हम एप्लीकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो उसकी परफॉर्मेंस या उसकी एक्यूरेसी या उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, वो मोर रिलायबल होना चाहिए, एंड रीयूजिंग कंपोनेंट्स के रूप में हम इसको काम में लेंगे. यानी कि अगर हमने कोई एप्लीकेशन यूज की है या कोई कोडिंग की है, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमने कोई एप्लीकेशन डिजाइन की है, तो उसको रीयूजेबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए. तो दीज आर द 3 पैरामीटर टू सेलेक्ट टू कम विद रेस्ट ऑपरेशन या रेस्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या रेस्ट बेस्ड वेब सर्विसेज. So finally, we can say that the REST is a simple software architecture which is used to help to design a web services. और इन वेब सर्विसेज को यूज करते हुए हम जो भी IoT बेस्ड एप्लीकेशन है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर जब हमने पिछली क्लासेस के अंदर देखा था, तो एक बार मैं उसी स्लाइड के ऊपर वापस आ जाता हूँ. ये दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन विजिबल है क्या? हेलो, स्क्रीन विजिबल है आपको? सर ये तो पहले वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी. अच्छा, मैंने एक बार अभी आपको, अब देख रही है रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन API. हेलो. नो सर. हाँ सर. यस सर, नो सर, मेरे को कंफ्यूजन है. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हैव यू विजिबल दैट द रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन API ऑन योर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर. नहीं दिखाई. ओके, जस्ट मिनट.
REST based communication API. Yes, sir. अब दिख रही है. Okay. Now it is visible, sir. Okay. As we are discussing the REST based communication API, we already discussed in the unit 1, जहाँ पर हमने communication APIs के ऊपर एक जो logical design था उसको अंदर हमने discuss किया था कि when we are describing the logical design, तो वहाँ पर हम functional block, communication model और communication API की बात करते हैं. जो कम्युनिकेशन एपीआई है उसी को हम यहाँ पर जो हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम वेब सर्विसेज को डिजाइन करें. तो वी हैव द टू ऑप्शंस, ईदर वी कैन यूज द वेब स्टॉक या ईदर वी कैन यूज द रेस्ट. बट राइट नाउ इन योर सिलेबस द रेस्ट इज मेंशन इन योर यूनिट 3. तो जब हम रेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म मैंने जब बताई थी कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर है, जिसको यूज करते हुए हम वेब सर्विसेज को बनाएंगे. वेब सर्विसेज को बनाने के लिए देखिए यहाँ से क्लाइंट है, उसने कोई भी रिसोर्सेज के लिए अप्लाई किया है या उसने उसकी एप्लीकेशन दी या उसने उसके लिए डिमांड रखी, उस डिमांड को रिसोर्सेज पे पास ऑन किया गया और रिसोर्सेज को पास ऑन करने के लिए हमने यूआरएल को यूज किया है या यूआरआई को यूज किया है और यूआरआई या यूआरएल को यूज करते हुए हमको एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स फाइल मिली है और उसके थ्रू हम उस रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहे हैं. हेलो. सो यहाँ हमारे पास जब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट वी कैन फाइंड और वी कैन एक्सेस इन द रेस्ट बेस्ड आर्किटेक्चर या रेस्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो क्लाइंट सर्वर हमने यूज किया है. क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है, उसका रिस्पांस मिला है. रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऊपर काम करता है कि पहले क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी, फिर उसको एक्नॉलेज किया जाएगा और या उसको रेस्पॉन्स किया जाएगा. स्टेटलेस यानी कि यहाँ पर पुराने जो प्रीवियस ऑपरेशन हुआ है उसको हम रीयूज नहीं कर सकते, मतलब रीयूज का मतलब उसको मेमोराइज नहीं कर सकते. लेयर सिस्टम है और यूनिफॉर्म इंटरफेस जो अभी हम आगे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे उनको हम यूज करते हुए इन टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं. जबकि आपने जब इसके साथ ही हमने एक वेब स्टॉक की भी बात की थी या वेब सॉकेट की बात की थी, उस वेब सॉकेट के अंदर तो हमने बोला था कि वो स्टेटलेस नहीं है, वो स्टेट के यूज करता है, यानी कि प्रीवियस ऑपरेशन क्या परफॉर्म हुआ है उसको वो आइडेंटिफाई कर सकता है या उसके पास उसकी जो मेमोरी है वो उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उससे वो डेटा को जो प्रीवियस ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसको वो एक्सेस कर सकता है. वो डुप्लेक्स था, ये हम इसको बोलते थे कि ये हमारे पास यूनिडायरेक्शनल है और एक ही डायरेक्शन से हम यानी कि क्लाइंट से ही रिक्वेस्ट पास ऑन की जाएगी सर्वर को और सर्वर से फिर उसको रिस्पॉन्स किया जाएगा. तो यहाँ जो रेस्ट बेस्ड हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यूज किया है उसको यूज करते हुए हमने वेब सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, यानी वेब सर्विसेज किस तरह से एक्सेस की जाएगी उनको क्लाइंट या उसको जो एप्लीकेशन या के थ्रू हम परफॉर्म कराना चाहते हैं या जो यूजर है वो किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है तो वो वेब सर्विसेज को किस तरह से एक्सेस करेगा. उन वेब सर्विसेज को बनाने के लिए, उनको डिजाइन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर स्टाइल यूज की गई है वो सॉफ्टवेयर स्टाइल हम रेस्ट बेस्ड बोल रहे हैं. तो फाइनली वी कैन से दैट द व्हाट इज द रेस्ट, वी कैन से दैट द रेस्ट इज ए आर्किटेक्चर स्टाइल, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल. इसके थ्रू हमने एक वेब सर्विसेज को डिजाइन किया हुआ है और इन वेब सर्विसेज को यूज करते हुए हम किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं या उनको परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. तो याहू सर्च जो है हमारे पास वो एक एग्जांपल आ गया कि हमने रेस्ट को यूज करते हुए याहू सर्च को यूज किया है या अमेजन S3 को सर्विसेज को यूज किया है या और भी जो हम एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं जो रेस्ट बेस्ड है उनके लिए हम क्लाइंट और रिसोर्सेज को यूज करेंगे. क्लाइंट सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेजेगा और रिक्वेस्ट जा सकती है यूआरआई की फॉर्म में या यूआरएल की फॉर्म में और उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमको HTML फाइल के रूप में या हम बोल सकते हैं कि जो कंपोनेंट या डॉक्यूमेंट्स हमको मिलेगा वो HTML फाइल के रूप में मिलेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड द रोल ऑफ द रेस्ट इन सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग ऑफ एनी IoT बेस्ड एप्लीकेशन. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके दे रखा है वो है हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर. और यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर जो हम यूज करते हैं वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है
और उसका जो फंक्शन है कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना, कि आपने URI को यूज किया और URI को यूज करते हुए यू कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो आपको किसी एप्लीकेशन और किसी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए काम में लेना होता है। मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सभी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस से के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स में मालूम है, तो URL और URI आप दोनों को भी, दोनों चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही मालूम होगा कि URI जो है हमारे पास, वो किसी भी रिसोर्सेज को अगर हमको एक्सेस करना है तो उसके लिए हम जो सीक्वेंस या स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स को हम यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द URI। और इसका जो रूल्स है, या हम बोल सकते हैं कि जो सिंटैक्स हम यूज कर रहे हैं वो प्री डिफाइंड ऑफ सेट है। कई जगह आपने देखा होगा कि कुछ नंबर्स दे रखे हैं, जैसे बुक्स का नंबर आता है, जैसे आप अभी मॉरिस मैनो परचेज करेंगे और उसके अंदर ISBN नंबर लिखा हुआ होगा, तो ISBN नंबर के साथ कुछ आपको डिजिट मिलेंगे हाइफन के साथ। तो ये हम बोल सकते हैं कि वी आर यूजिंग द सम स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टू एक्सेस द पर्टिकुलर और स्पेसिफाइड बुक ऑन अमेजन, या मतलब आप उसको सर्च कर रहे हैं और उसके सर्च करने के लिए आपने वो सीक्वेंस आपने डाल दिया, क्योंकि जो ISBN नंबर है वो बिल्कुल यूनिक नंबर है, और जो ISBN नंबर दे रहे हैं वो एक पर्टिकुलर बुक के लिए यूनिक होता है। तो उसके हिसाब से हम कोई भी जो भी बुक्स आप सर्च कर रहे हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। या जैसे आप DOI नंबर होता है, अगर आप जर्नल्स वगैरह को देखें और यू वांट टू एक्सेस पर्टिकुलर जर्नल, तो यू हैव टू ए DOI नंबर। उस DOI नंबर को जब आप डालेंगे गूगल सर्च के ऊपर, तो आपको एक पर्टिकुलर पेपर IEEE से, अगर आप IEEE का है तो आपको वो पेपर मिलेगा। तो यानी कि जो हम URI है वो उसका एक ही मैकेनिज्म है कि हम एक एक कुछ नंबर्स को हम यूज कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हैं, और केवल उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हमको किसी टास्क के लिए चाहिए, उस टास्क के लिए उस रिसोर्सेज को या पर्टिकुलर रिसोर्सेज को किस तरह से आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो एक्सेस करने के लिए आपने एक यूनिक ID यूज की है, एक यूनिक सिक्वेंस यूज किया है, उससे आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी उस डेटा को या उस एप्लीकेशन को या उस रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये कोई क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, URI का यूज ही क्यों किया जा रहा है? तो इसलिए किया जा रहा है कि वी वांट टू, क्योंकि एक चैलेंज है हमारे पास IoT बेस्ड एप्लीकेशन की, जो भी टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम तेजी से डेटा को एक्सेस कर पाएं या फैच कर पाएं, और उसके लिए यह होगा कि जो डेटा आप या जो रिसोर्सेज आप चाहते हो उसकी पूरी तरह से एक इंडेक्सिंग हो। तो अगर मेरे को कोई स्टूडेंट से मिलना है और मेरे को उसका मोबाइल नंबर मालूम है, मेरे को उसकी क्लास रोल नंबर मालूम है, उसके ब्रांच मालूम है, उसका ईयर मालूम है, तो दिस इज वेरी इजी टू एक्सेस द पर्टिकुलर स्टूडेंट, कि उससे मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ। लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम है कि कौन सा स्टूडेंट है और कौन सी क्लास में बैठ रहा है, ब्रांच क्या है, तो मेरे को 1 बाय 1 सबको एक्सेस करना पड़ेगा, फिर उसको कंपेयर करना पड़ेगा, और फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा कंज्यूम होगा। तो इसको हटाने के लिए हम URI को यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हम जो डेटा या जो रिसोर्सेज हम चाहिए वो हमको किस तरह से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई है क्या आपको? अब आप बात आ सकती है कि जो URI हम यूज कर रहे हैं उसकी क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो हम बता सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेज है उनकी एक यूनिक ID होनी चाहिए, एक उनका यूनिक नंबर होना चाहिए, और अगर यूनिक नंबर होगा तो ही हम उसको इजीली उसकी इंडेक्सिंग कर पाएंगे, और अगर उसकी इंडेक्सिंग प्रॉपर वे में और परफेक्ट है तो हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ही इसके अंदर आ सकता है कि कई बार आता है कि जो यूनिफॉर्म रिसोर्स नंबर है और URL, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम यूनिफॉर्म रिसोर्स नंबर की बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल नंबर के रूप में बात की जाएगी। तो हम कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज कर रहे हैं किसी भी रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए, तो उसको URN नंबर बोलेंगे या URN बोला जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। और इसके अंदर हम कुछ डिजिट्स को यूज करेंगे, उन डिजिट के हिसाब से हम उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को यूज करेंगे। और बात आती है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको URL बोलते हैं, तो इसके अंदर हम दोनों चीजें पता चल जाती है इसके अंदर कि जो 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 डेटा है वो किस लोकेशन पर है, और उसके अंदर प्लस ये भी पता चल जाता है कि इसको किस तरह से इनिशियल वे में हम वर्क करेंगे, या जो इनिशियल एक्सेस मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा।
तो there is a little bit difference between the URN and the URL. If you are talking about the URN, it means you just use the uniform resource name कि जो particular एड्रेस है जहाँ से मेरे को एक पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज करना है या एक्सेस करना है, उसकी वैल्यू क्या है। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसमें हमको दो चीजें पता चल रही है। पहली तो है कि उसका जो नेटवर्क लोकेशन है वो क्या है, और दूसरा कि जो प्राइमरी एक्सेस मैकेनिज्म है, प्राइमरी एक्सेस मैकेनिज्म की मतलब किस तरह से वो वर्क कर रहा है, उसके बारे में भी अगर हमको पता चल जाता है तो इसका मतलब है हम URL को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी रेस्पबेरी पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो हम वहां पे देखें कि raspberrypi.org लिखा हमने, तो ये हमने URL लिखा और साथ के साथ मैंने इसके सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे भी लिख दिया, यानी कि मैंने / किया और उसके बाद मैंने रेस्बियन लिख दिया, तो सीधा मैं उसके डाउनलोड पार्ट के ऊपर चला जाऊंगा। ठीक है, कि जहां से मेरे को केवल और केवल जो रेस्बियन OS है वो केवल डाउनलोड करना है, लाइट करना है, ये डिपेंड करेगा यूजर के ऊपर। तो देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द URN एंड द URL। क्लियर है? सो ये आपके सिलेबस में मेंशन है कि आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर या URI के बारे में बताना है। तो simply we can say that the uniform resource identifier is just like in a string or in sequence of the characters which is give the information of particular resources। और यहाँ पे हम प्री डिफाइंड सिंटेक्स को यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स को जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टास्क और किसी भी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है इसी के अंदर, उसमें दो चीजें और आ रही है, चैलेंजेस इन IoT एंड इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो जब हम डिजाइनिंग की चैलेंजेस या डेवलपमेंट चैलेंजेस की बात करते हैं तो यहाँ वैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिजाइन चैलेंजेस का मतलब है कि हम यहाँ पर स्पेस की बात कर रहे हैं कि मिनिमम स्पेस को यूज करते हुए किस तरीके से हम उसको उस IoT बेस्ड एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं, और उनको डिजाइन करने के साथ साथ हम उसको किस तरह से टास्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिजाइन का चैलेंजेस का मतलब है कि whenever we need some IoT based application and we need some component, तो how we fabricate them and how we reduce their size। तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह से रिड्यूस किया जाएगा, तो किस तरह से फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाएगा, किस तरह से कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे यूज किए जाएंगे जिससे कि वो कम से कम स्पेस के अंदर मैक्सिमम कंपोनेंट्स को फैब्रिकेट कर पाए। तो कुछ हमारे पास चैलेंज है, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ नेटवर्क। जब हम डेवलपमेंट चैलेंजेस की बात करते हैं IoT के अंदर, तो यहाँ पर आता है कि स्टेबिलिटी ऑफ नेटवर्क, जो कि बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं IoT बेस्ड एप्लीकेशन की, तो वहाँ पे इंटरनेट या नेटवर्क का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि सभी कंपोनेंट, सभी नोड, सभी जो भी हम सेंसर्स हम यूज कर रहे हैं, दे आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। और मोस्टली जो हम बात करते हैं वो वाईफाई या वायरलेस फिडिलिटी की बात करते हैं। तो वाईफाई को मेंटेन करना, उस नेटवर्क को बनाए रखना, दैट इज द मेजर इशू और मेजर प्रॉब्लम है कि नेटवर्क को बार बार स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, क्योंकि कई रिमोट एरिया के अंदर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यूज होता है। तो उसको किस तरह से, उस पूरा नेटवर्क को किस तरह से हम मेंटेन रखते हैं, उनकी लिंक स्पीड को किस तरह से मैनेज करते हैं, सिंक्रोनाइज किस तरह से रखते हैं, और डायनेमिक डिटेक्शंस को किस तरह से रखते हैं। तो दीज आर द वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ नेटवर्क, कि इस नेटवर्क स्टेबिलिटी को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ IoT बेस्ड एप्लीकेशन। दूसरा है हमारे पास पावर मैनेजमेंट। ठीक है, तो पावर मैनेजमेंट इज अनदर चैलेंज फॉर द IoT बेस्ड एप्लीकेशन, कि किस तरह से पावर को मैनेज किया जाएगा। और पावर को मैनेज का मतलब है कि जैसे हमको रिमोटली कुछ नोड्स हम यूज कर रहे हैं, कुछ मोड्स हम यूज कर रहे हैं, या सेंसर यूज कर रहे हैं जो फिजिकल एनवायरनमेंट से डेटा ले रहा है, तो वहां पर भी हमको उसको पावर देनी होती है सेंसर्स को,
तो रिमोटली हम जो सेंसर यूज कर रहे हैं उनको किस तरह से पावर दे रहे हैं, उनका पावर बैकअप कितना है। अगर हम ज्यादा पावर बैकअप रखेंगे तो फिर उसको मेंटेन करना या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना हमारे लिए टफ रहेगा, तो और साथ के साथ सिस्टम की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ दूसरा इश्यू है या दूसरा चैलेंज है कि पावर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। तो हम इस तरह के सेंसर्स को फॉलो करते हैं या इस तरह के मॉड्यूल्स हम यूज करते हैं या नोड्स हम यूज करते हैं जो मिनिमम पावर को यूज करते हुए ऑपरेट हो या उनको हम इन किसी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास हुआ स्टेबिलिटी ऑफ नेटवर्क, दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ पावर मैनेजमेंट, या सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि पावर मैनेजमेंट इज द अनदर चैलेंज और सेकंड चैलेंज फॉर द आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन, जहां पर हम ये कंसिडर करते हैं कि मिनिमम पावर को यूज करते हुए किस तरह से हम आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन को बनाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले ये रखा जाएगा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए, क्योंकि अगर हम लाइट वेटेड सेंसर्स हम यूज करेंगे, इस तरीके का सिस्टम यूज करेंगे, तो जो पावर रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम होगी, पावर कम कंज्यूम होगी और हमारा जो सिस्टम होगा वो बल्कि नहीं होगा। तीसरा जो हमारे पास चैलेंज है जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट, जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है ये चैलेंजेस के रूप में आईओटी बेस्ड जब हम डेवलप कर रहे हैं किसी भी आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन को, तो यहाँ ये रखा जाता है कि डेटा कितना रखा जाएगा और उस डेटा को, क्योंकि हमको मालूम है कि जो हम सेंसर्स यूज कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली डेटा को एक्सेस कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो वो किस तरह से स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको किस तरह से उसको प्रोसेस करने के लिए वो हार्डवेयर पे भेज रहे हैं, हार्डवेयर से वो क्या लोकल सर्वर पे जा रहा है या क्लाउड पे जा रहा है। तो यहाँ ये भी रखा जाएगा कि अगर हमको सिस्टम को इकोनॉमिक बनाना है तो मेमोरी मैनेजमेंट को ध्यान रखना होगा, कितना डेटा हमको बैकअप के रूप में रखना है। तो ये दिस इज द थर्ड चैलेंज। और इसमें भी फिर ये है कि जो मेमोरी है वो वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है, फ्लैश मेमोरी हम यूज कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म कौन सा है, और यहाँ पर अगर हम प्रोसेसिंग पर्पस के लिए कि अगर हमको सिस्टम को तेजी से प्रोसेस करवाना है तो जो रैम हमने यूज की है वो उसका फंक्शन किस तरीके से। सो वी कैन से दैट द थर्ड challenge for the IoT based application is the memory management, and the fourth is the OS optimization। OS optimization जो हम यूज कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में IoT बेस्ड एप्लीकेशन में, तो उस OS को किस तरह से डिजाइन किया गया है, उसका फंक्शन किस तरह से होगा और उसको किस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं हमारी टास्क को या डिफरेंट एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो दिस इज द फोर्थ हमारे पास एक चैलेंज है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं जब भी हम एक IoT बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर जो चैलेंजेस हैं किसी भी IoT बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, वो हमारे पास ये 4 चैलेंजेस हैं। नेटवर्क का इशू हो गया, पावर मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, OS ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्यूनिंग भी इसके साथ है। बुक्स के अंदर दे रखा है कि OS ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्यूनिंग का मतलब किस तरह से ये सारे जो कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, जो हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं उसको किस तरह से ये मैनेज कर रहा है और किस तरह से उनको सिंक्रोनाइज कर रहा है जिससे कि जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको परफॉर्म कर पाए। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या आकाश? सर हाँ सर, एक चीज पूछनी सर, ये फैब्रिकेशन हार्डवेयर का होगा, तो फैब्रिकेशन किस वे में कर रहे हैं सर हम लोग? देखिए हमको सबसे पहले हमने बोला कि अगर हमारा कोई भी, क्योंकि आप लोगों ने डीएसए भी पढ़ा है तो मैं उसी के हिसाब से आपको बताता हूँ कि डीएसए के अंदर अगर कोई मेरे से पूछता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीएसए, तो वी कैन से दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द मेजर कंसिडरेशन व्हिच इज यूज्ड इन द डीएसए डायरेक्ट, जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की बात की जाती है कि प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने जो क्वेश्चन पुट अप किया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फैब्रिकेशन, देखिए हमको एक तो चाहिए प्रोसेसिंग डिवाइस जिसको हमने हार्डवेयर के रूप में यूज किया है। आपको उसमें यूज कर सकते हो कोई डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि हमने यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड और रेस्पबेरी पाई की बात की थी या कर रहे हैं अभी, जो भी लैब के अंदर बात की जा रही है। तो अब इसके साथ वी आर कनेक्टिंग सम सेंसर। ठीक है, तो वो जो सेंसर है
वो सेंसर है वो किस तरीके से उसके साथ इंटरफेस कर रहे हैं, क्या वो जो हम सेंसर हम यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट उसके साथ कनेक्टेड है, तो उनको उस कनेक्ट करने के लिए हमने क्या कर रखा है, उनको एक जगह फैब्रिकेट कर रखा है, उनको एक साथ इंटरफेस कर रखा है जिससे कि उनके बीच में डिस्टेंस खत्म हो जाए। इसको इस तरीके से देखें कि हमने जो कैंपस है, आर्या कैंपस है, उसके अंदर हमने आर्डिनो के साथ एक टेम्परेचर सेंसर को फैब्रिकेट कर दिया और उसके साथ उसको वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी है। अब जो मेन गेट है वहां पर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली हमको डेटा मिलता रहेगा कि जो सेंसर की वैल्यू है वो सेंसर की वैल्यू पहले दी जा रही है हार्डवेयर को, यानी कि जो भी आपका प्रोसेसिंग यूनिट है उसको पास ऑन की जा रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद उस डेटा को वाईफाई के थ्रू हम यहाँ पे भेज रहे हैं जो एलईडी डिस्प्ले के ऊपर। अब वहाँ पे पता चल जाता है कि जो टेम्परेचर है राइट नाउ या जो रियल टाइम पे जो टेम्परेचर है वो किस तरीके। तो इफ आई एम सेइंग अबाउट द फैब्रिकेशन पार्ट और माउंटिंग पार्ट, तो इसका मतलब है कि हमने उन जो भी हम नोड्स हम यूज कर रहे हैं, जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, उनको किस तरह से एक लेयर पे, एक ग्राउंड पे, एक पीसीबी के ऊपर फैब्रिकेट कर दिया है। अब फैब्रिकेट कर दिया है तो क्या तरीका रखा है, तो अभी जैसे जितना अच्छा हमारे पास फैब्रिकेशन होगा तो हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को एक जगह फैब्रिकेट कर सकते हैं। आप लोगों ने मूर्स लॉ पढ़ा होगा कि अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को आपने एक जगह पर फैब्रिकेट कर दिया है तो जो इंटरफेसिंग थी, जो दोनों के बीच में या नंबर ऑफ कंपोनेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा था उसको आपने रिड्यूस कर दिया है। और इफ यू आर रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कंपोनेंट, अल्टीमेटली द सिस्टम बिकम ए फास्ट, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है यानी कि जो रिसीवर और ट्रांसमीटर है उनके बीच में डिस्टेंस कम हो गई है, और अगर डिस्टेंस कम हो गई है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गया है। और कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गया है तो जो भी मैं टास्क आपके साथ करना चाहता हूँ या आप करवाना चाहते हैं किसी भी आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो इजी और जल्दी और फास्टली एक्सेस एग्जीक्यूट हो सकती है। हेलो। हाँ यस सर, समझ गया। So finally we can say that we are using the three terms which is we already discussed in this session or in this lecture. First is the REST. REST is simply, we can say that it's a software architecture based style, या मैं बोल सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर बेस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसको यूज करते हुए हम वेब सर्विसेज को डिजाइन कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं। इन वेब सर्विसेज को यूज करते हुए हम कोई भी रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। रिसोर्स को एक्सेस करने का केवल और केवल ये ऑब्जेक्टिव है कि कोई टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं। अब उसको रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यूआरआई यूज करें या यूआरएल यूज करें। जब आप यूआरआई यूज कर रहे हो तो आपने कोई सिक्वेंस, जैसे हम डालते हैं भी है ना कि कोई भी नंबर हमने डाला और उसके हिसाब से हमको उस पर्टिकुलर टास्क के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हमको एक्सेस या हमने वो फैच कर लिया है। और अगर आपने यूआरएल डाला है तो यानी कि आपने वेब सर्विस को यूज किया है, उस वेब सर्विस को यूज करते हुए आपने नेटवर्क लोकेशन आइडेंटिफाई किया और उसके थ्रू आप उस रिसोर्स को एक्सेस कर पा रहे हो। उसके बाद हमने बात की है चैलेंजेस की। तो चैलेंजेस के अंदर हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ नेटवर्क, power management, memory management, and OS optimization and tuning. These are the four basic challenges which is encounter in the development of IoT. कई जगह नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि किस किस हिरार्की के साथ या किन टोपोलॉजी को या मैथोलॉजी को यूज करते हुए आपने जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उनको डिस्क्राइब किया है या उनके बारे में आपने पॉइंट्स वाइज डिस्कशन किया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, जो अभी 4th यूनिट के अंदर बताया है कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो क्या है हमारे पास। क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने बात की थी कि सिक्योरिटी इज अनदर बिग इशू, क्योंकि जो आईओटी टेक्नोलॉजी है या आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजी या हम एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में यूज कर रहे हैं बिल्कुल। तो अभी इसका पूरा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाया है। तो सिक्योरिटी इज द मेजर इशू इन आईओटी। लोग इसको अनऑथराइज पर्सन भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम कौन कौन से तरीके यूज करें या हम किस तरह से, क्योंकि कई बार डिफॉल्ट पासवर्ड हम यूज कर रहे हैं या जो गेटवे हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादा सिक्योर नहीं है। तो इनको रिमूव करने के लिए
हमारे को कुछ ना कुछ मेथोलॉजी या टोपोलॉजी यूज करनी होगी। तो दिस इज द अनदर सिक्योरिटी चैलेंज विच इज रिलेटेड टू IoT बेस्ड एप्लीकेशन। उसमें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो एक है हमारे पास फर्स्ट जो सिक्योरिटी चैलेंज है वो है IoT डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो जो डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या नोड्स के थ्रू हमारे पास आ रहा है या ट्रांसमिट जो हमारे पास प्रोसेसिंग सिस्टम है उसके थ्रू वो यूजर के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है, तो वो डेटा और कोई पर्सन उसको हैक कर सकता है। तो उसको भी ध्यान रखना होगा कि जो भी हम डेटा नोड्स के थ्रू यूज कर रहे हैं या नोड्स से वो प्रोसेस किया जा रहा है बाय डिवाइसेस, और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस या उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे यूजर के पास ऑन किया जा रहा है, तो उसको किस तरह से सिक्योर किया जाएगा, उसको किस तरह से ऑथराइज किया जाएगा, दैट इज वन ऑफ द सिक्योरिटी चैलेंज। दूसरा है कि जो IoT अपडेट रिस्क है कि अगर हम कई बार इसको जो हम अपडेशंस करते हैं तो उसके अंदर भी है कि फिर वो जो डेटा है हमारा वो लीक हो सकता है, उसको उसके लिंक को कोई दूसरा एक्सेस कर सकता है। तो अपडेशन जब हम कर रहे हैं तो भी एक सिक्योरिटी चैलेंज हम लोगों के लिए आ रहा है। दूसरा है कि कई बार हम जैसे रेस्पबेरी पाई को आप जो यूज करोगे तो वहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड आता है रेस्पबेरी पाई और जो यूजर नेम के रूप में, और जो पासवर्ड आता है वो 1234 आता है। तो ये डिफॉल्ट पासवर्ड है। अब इसके थ्रू अगर आपने जैसे रेस्पबेरी पाई यूज किया और रेस्पबेरी पाई को कोई दूसरा आपके रेस्पबेरी पाई को यूज करता है तो सेम डिफॉल्ट पासवर्ड कैन बी यूज बाय द अनदर पर्सन, और उसके थ्रू वो आपके जो भी प्रोग्राम आपने बना रखे हैं या रख रखे हैं उनको वो एक्सेस कर सकते हो। तो डिफॉल्ट पासवर्ड जो हम रखते हैं और वो कॉमन रहेगा तो भी एक सिक्योरिटी कंसर्न आता है हम लोगों के साथ कि किस तरीके से हम हमारे डेटा को या हमारी इंफॉर्मेशन को मतलब कॉपी करने से बचाएं। दूसरा है कि AI एंड ऑटोमेशन भी हम देखते हैं कि AI ऑटोमेशन को यूज करते हुए भी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू हैं वो आ रहे हैं IoT बेस्ड एप्लीकेशन में, क्योंकि वहाँ पे पहले से पता चल जाएगा कि किस तरह से, क्योंकि AI के अंदर हमने जैसे नंबर ऑफ टाइम्स हम कोई चीज को रिपीट कर रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि यहाँ से ये डेटा जो है या जो इसका लिंक है वो ये है, और उसके बाद उसको कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस की तो हम इन 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। IoT data security and privacy, IoT updation risk and problem with default password, and AI and automation। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट वे है जिन पॉइंट्स को हम कंसर्न करते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस के रूप में। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल पे, और इसमें एक बार मैं आप लोगों को पूरे यूनिट के बारे में बता ही देता हूँ कि रेफरेंस मॉडल एंड आर्किटेक्चर ये एक टोपोलॉजी है जिसके थ्रू हम हमारे IoT बेस्ड आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं। इसके अंदर जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो हमने बात की थी कि इसको 7 लेयर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और इस 7 लेयर्स के अंदर जो सबसे रूट लेवल पर हम जो बात कर रहे हैं वो डिवाइसेस की या हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, उसके बाद एजेस की बात कर रहे हैं, फिर डेटा मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और फिर ऐप की बात कर रहे हैं। और साथ के साथ इसके अंदर जो हम वेब सर्विसेज की बात करेंगे उसको डिजाइन करने के लिए जो टोपोलॉजी या मेथोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास रेस्ट के रूप में हम यूज कर रहे हैं। उसके थ्रू हम जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनको किस तरह से एक्सेस किया जाएगा उसके लिए हम URI को या URL को यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो लास्ट पॉइंट्स हैं वो हैं चैलेंजेस के रूप में इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन और इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। जब हम डिजाइन चैलेंजेस की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डिजाइन चैलेंजेस है इनको यूज करते हुए हम जो हमारा सिस्टम है उसको कस्टमाइज कर रहे हैं, उसको कॉम्पैक्ट बना रहे हैं। और इसके लिए ये रहेगा कि जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा हमको फोकस करना होगा कि जो भी हम फैब्रिकेशन कर रहे हैं वो मिनराइजेशन के ऊपर फोकस करें, नंबर ऑफ कंपोनेंट को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर या सिंगल PCB के ऊपर फैब्रिकेट करें। और डेवलपमेंट चैलेंजेस के रूप में हमने बात की थी तो 4 डेवलपमेंट चैलेंजेस की बात की थी। एक हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ नेटवर्क, दूसरा हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा पावर कंजप्शन या पावर मैनेजमेंट, और फोर्थ हमारे पास तो OS ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्यूनिंग। ये हमारे पास डेवलपमेंट चैलेंजेस के रूप में है। और जो लास्ट है हमारे पास सिक्योरिटी चैलेंजेस
जैसा मैंने अभी बात की थी कि ये न्यू टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर अभी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पा रहा है या उसके ऊपर, क्योंकि डे टू डे इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है अभी तक। तो इसके अंदर सिक्योरिटी इज मेजर कंसर्न इन IoT बेस्ड एप्लीकेशन। तो उसके अंदर IoT सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट सिक्योरिटी चैलेंज। उसके बाद अपडेशन या अपडेट करते हैं तो हमारे पास सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न या इश्यूज आते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि जो डिफॉल्ट पासवर्ड हम यूज कर रहे हैं वो कई बार दूसरा पर्सन एक्सेस कर सकता है या अनऑथराइज एक्टिविटी हो सकती है। उसके बाद AI एंड ऑटोमेशन जो है वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये देख लिया जाता है कि कई बार कि यही पासवर्ड जनरली हम यूज कर रहे हैं, तो AI ऑटोमेशन के थ्रू भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ हमको एक सिक्योरिटी चैलेंज मिल रहा है। तो ये हमारे पास अभी 4th यूनिट है। अब अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो आकाश, यस सर। डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू 3rd यूनिट आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस मॉडल? नहीं सर, अभी तक तो अभी कुछ मतलब आपने बुक्स वगैरह परचेज की है ऑनलाइन? नहीं सर, कोई मैंने है सर? बताया भी था आपको कि जो रेफरेंस बुक है वो हमने राजकमल के नाम से बताई थी, मेगरा हिल से, तो यू कैन परचेज इट, या फिर मैं अभी नोट्स शेयर कर दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सर नोट शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं नोट शेयर कर दूंगा। इसमें अगर अभी भी कुछ आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं कोई भी स्टूडेंट। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट यूनिट है IoT एंड M2M, 5th यूनिट, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि M2M में और IoT में क्या डिफरेंस है, मशीन टू मशीन या पॉइंट टू पॉइंट की बात की जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड। सर 3rd यूनिट में ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो थे, लाइट OS और हाँ, वो करवाए थे ना RTOS। मैंने, वो करवाए थे ना। हो गए? हाँ, आप नहीं थे क्या उस वक्त? नहीं, शायद मैं नहीं हूँ उस क्लास में। अब जो नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, हम दोबारा देख लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज द IoT एंड M2M। शायद सिलेबस सभी के पास है आपके? सिलेबस तो सभी ने देख लिया होगा इसका। यस सर, सिलेबस ठीक है, और बाकी अगर नहीं तो मैं वो शेयर कर दूंगा अभी आपको। तो यहाँ जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज रिलेटेड टू IoT एंड M2M, कि M2M का मतलब या IoT में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उससे पहले आप लोगों को ये भी मालूम होगा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। और जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम पॉइंट मतलब जो मीडियम है वो सराउंडिंग है, या बोल सकते हैं एयर है, या एनवायरनमेंट को हम एज एन मीडियम यूज कर रहे हैं, और वहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। और वायरलेस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम बोलते हैं कि वी नीड द सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट विल कन्वर्ट in the form of electromagnetic wave. So how we convert the electromagnetic wave? By using of a radiator. For the radiator, antenna is the simple example of radiation, या radiator की जो electrical quantity को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो अभी सनलाइट भी देखते हैं तो वी कैन से दैट इट्स जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमको मिल रही है। और यहाँ हम जो एंटीना है उसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपसे पूछा जाएगा या हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से वायरलेस सिग्नल्स को हम बात कर रहे हैं, और IoT के अंदर वायरलेस सिग्नल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इन वायरलेस सिग्नल्स को या जो वाईफाई नेटवर्क है उसी को हम M2M में यूज कर रहे हैं क्या, इंडस्ट्री के अंदर जो IIoT या इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं उसको किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ बेसिकली हम एक तो डिफरेंस की बात करेंगे कि IoT और M2M में क्या डिफरेंस है, और साथ के साथ इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि इंडस्ट्री एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है, और वहाँ पर हम इसको किन किन एप्लीकेशंस के अंदर अप्लाई करते हैं। क्योंकि मेनली तो अभी हमने जो पहला जो पार्ट पढ़ा था, जो फर्स्ट यूनिट था इंट्रोडक्शन टू IoT, उसके अंदर तो केवल IoT के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने सेंसर्स और उस कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर कौन से यूज कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ा। तीसरा है कि जब हम कोई भी IoT बेस्ड सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं तो
उस सिस्टम का आर्किटेक्चर किस तरह से होगा, हम किस तरह से डिजाइन स्टार्ट करेंगे, क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा जब भी हम कोई IoT बेस्ड एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते थे कि हमको पहले सेलेक्ट करना है कि कौन सा सेंसर यूज करेंगे और कौन सा हार्डवेयर यूज करेंगे, और उसके बाद कौन सा हम वाईफाई कनेक्टिविटी रखेंगे या हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी रखेंगे, क्या रखेंगे, ये हमारा एज का पार्ट था। डेटा कैसे एक्सेस किया जाएगा और कैसे स्टोर किया जाएगा, कि क्लाउड यूज करूंगा या मैं लोकल सर्वर यूज करूंगा, और उसके बाद फिर मैं उसकी एक ऐप यानी एंड्रॉयड ऐप डिजाइन करूंगा जिससे कि मैं उसको स्मार्टफोन के थ्रू एक्सेस कर पाऊं या फिर वेब सर्वर के थ्रू एक्सेस कर पाऊं। जो फिफ्थ यूनिट है यहाँ पे हमको दो तीन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से IoT और M2M को यूज करते हुए हम इसको इंडस्ट्री एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, और किन किन एरियाज के अंदर हम यूज कर सकते हैं। जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से होगा, इन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो कल ही देखें या तो कल देखते हैं फिफ्थ यूनिट को कि IoT एंड M2M कैसे काम कर रहा है। मेरा जो क्वेश्चन और था वो आप लोगों से था कि मैंने कुछ आप लोगों को असाइनमेंट दिए थे, वो असाइनमेंट अभी तक आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ने सबमिट नहीं कराए हैं। हेलो, आप में से कितने स्टूडेंट ने सबमिट नहीं कराए हैं अभी? क्या सर? असाइनमेंट मैंने 1 दिया था आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट ने सबमिट नहीं कराए हैं असाइनमेंट्स, तो काइंडली सबमिट योर असाइनमेंट। असाइनमेंट सर कब दिया था आपने? सर सबमिट कर दिया है। कुछ ने कर दिया है, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो मैंने तो 5th को दे दिया था, 5th ऑफ नवंबर को, जितना मेरे को याद आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने सबमिट नहीं कराया, तो काइंडली सबमिट असाइनमेंट 1, और अभी मैं असाइनमेंट 2 भी दे देता हूँ आप लोगों को गूगल क्लासरूम के थ्रू ही। तो ये 3 असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, और उसको आप जितना जल्दी हो सके उतना, मैं एक टाइम लिमिट दे रहा हूँ, और जितना जल्दी हो सके आप उसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, रिलेवेंट टू समझ सर में आ रहा नोट है? शेयर कर देना ग्रुप में। ठीक है, वो आज हम कर देंगे। और सब्जेक्ट से रिलेवेंट कुछ इशू है तो बता सकते हैं आपकी मेरे को ये पॉइंट्स। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि OS हमको पता नहीं है, तो OS के बारे में हम दोबारा एक क्लास ले लेते हैं। जो भी हम OS, लाइट OS, RTOS और क्वांटिकी और टाइनी OS यूज कर रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह से उनका फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ पूछना है तो फिर ठीक है, अदरवाइज फिर हम क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।